हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। ठीक है। 2025 नौकरियों का साल है। एक नौकरी आपको चाहिए, अच्छे से तैयारी करो, एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है। तो आज अपन जो सॉल्यूशन करने वाले आरपीएससी द्वारा लिया गया पेपर है। ठीक है। तो उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाला है। तो पहला सवाल आपके सामने है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कब हुआ था? ठीक है। 1942 में हुआ था। ये सभी को पता, लगभग सभी को पता होता है, लेकिन एक्चुअल डेट क्या थी? एक्चुअल डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत कम को पता होगा एक्चुअल डेट क्या है। तो 17 मार्च 1942। भाई 1942 में होता है तो सबको पता है, लेकिन वो महीना और दे देगा, तो मार्च भी आपको याद रखना, तारीख भी आपको याद रखनी। 17 मार्च 1942 को हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मिर्जा इस्माइल कौन थे? वो जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इस समझौते से पता है, कुछ जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता था ना, वो नाराज भी हो गए थे। फिर उन्होंने अलग से आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। ठीक है। और जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था। ठीक है। ये आपको याद रखना, क्योंकि जब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें यही शर्त रखी गई थी कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे। ठीक है। इसीलिए। और ये जो आपका आज़ाद मोर्चा है, इसकी स्थापना बाबा हरीशचंद्र ने करी थी। ये सवाल भी मोस्ट टाइम पे आपको याद रखना है। किसने? बाबा हरीशचंद्र ने। किसकी? आज़ाद मोर्चे की। क्यों करी थी? जब ये समझौता हुआ तो इस समझौते से नाराज होकर करी थी। ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। विश्वास के लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा या कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा या कौन से कथन आपके सत्य है। विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। वे भक्तों के दैनिक जीवन के हस्तक्षेप यानी सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, एक तो ए वाला कि विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। दूसरा ये भी सही है आपका, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं। ये सी वाला गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा होगा, ए एंड बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उस या उन चित्र शैली या शैलियों को चिह्नित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज के विषय वस्तु में उपयोग हुआ है। ये आपको देखना है। तो देखते हैं तीसरे का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। देखो, रसराज की जो रचना है ना, वो केवल जोधपुर शैली में, आपको याद रखना, केवल और केवल जोधपुर शैली में। इसने कन्फ्यूजन करने के लिए आपको थोड़ा सवाल को घुमा दिया। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है। ठीक है। वो आपको याद रखना। एक तो इनकी रचना जो है रसराज है, और इसके अलावा एक इनकी रचना ललित ललाम, आपको याद रखना है। कौन सी है? ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम, ये आपको याद रखना। और इसके अलावा देखो, अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर शैली जो है ना आपकी, ये जोधपुर शैली शुरू जो हुई थी ना, वो किन के काल में हुई थी? तो आपको याद रखना, इसका जो प्रारंभिक विकास हुआ था वो मालदेव के काल में हुआ था। किन के काल में हुआ था? मालदेव के काल में। ठीक है। और इनका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो जसवंत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। ये आपको याद रखना है। जोधपुर शैली का स्वर्ण काल किनके काल को माना जाता है? जसवंत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। ठीक है। और मुगल शैली का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो महाराजा उदय सिंह के काल में पड़ा था। महाराजा उदय सिंह के काल में। ठीक है। सॉरी, मोटा राजा, महाराणा उदय सिंह, गलती से इसको सही करना आप, मोटा राजा उदय सिंह के काल में, है ना। बस यहाँ के चित्रकार देख लो, ये मोस्ट आईएमपी है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है। जोधपुर शैली के जो चित्रकार, एक तो किशन दास हो जाएगा आपका, सुनना अच्छे से, किशन दास। एक देवी सिंह भाटी, एक अमर सिंह भाटी। देवी सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी। ठीक है। इसके अलावा वीर सिंह भाटी। इसके अलावा आपका हो जाएगा शिवदास। ठीक है। गोपाल दास। ठीक है। नाथा छज्जू। ठीक है। ये सभी जो चित्रकार हैं, ये आपके जो जोधपुर चित्र शैली है उसके चित्रकार हैं। यहाँ से सवाल बनता है, अच्छे से देख लेना। अब राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार का अंतर बताइए। तो देखो, आपको याद रखना, पहले तो आपको याद रखना राजस्थान
की जो आकृति है वो पतंगाकार है। किसने बताया था? टी.एच. हेडले ने बताया। ठीक है। पूर्व से पश्चिम में जो राजस्थान की लंबाई है ना वो कितनी है? तो आपको याद रखना 869 है। कितनी है भाई? 869 किलोमीटर। ठीक है, याद रह जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की बात कर लेता हूँ तो उत्तर से दक्षिण आपकी हो जाएगी 826। कितनी हो जाएगी? 826। अब मैं घटाता हूँ, देखो 869 में से मैंने घटाया 826। ठीक है, अब कितना बच गया आप देख लो, 3। ठीक है, और ये 4 और ये 0, यानी 43 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर आपका है। ठीक है, साथ ही मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज और दे देता हूँ कि एक तो देखो इसका अक्षांश विस्तार कितना था आपको याद रखना। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ये तो आपका हो गया उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि मैं बात कर लेता हूँ पूर्वी देशांतर किन के मध्य है इनका, तो आपको याद रखना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक आपका पूर्वी देशांतर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना। दूसरा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? सॉरी, 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर राजस्थान की आपकी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की कुल सीमा अंतर्राष्ट्रीय और स्थलीय मिला के कितनी? 5920। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ तो स्थलीय सीमा कितनी है अन्य राज्यों को जो छूती है वो बताओ। 4850, 4850 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको याद रखना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद होगा। इसके अलावा कुल क्षेत्र, पूरे भारत का कुल क्षेत्र में कितने में फैला हुआ था? 10.41%। कितना? 10.41%। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले। ठीक है, आपको याद रखना, एक तो आपका जैसलमेर हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 यानी 38,401 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आ जाता है बाड़मेर आपका। बाड़मेर की मैं बात कर लूँ तो आपका जो हो जाएगा 38,387 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका बीकानेर आ जाता, तो बीकानेर का जो क्षेत्रफल हो जाता वो हो जाता 27,244 वर्ग किलोमीटर। और फिर आपका जोधपुर आ जाता, तो जोधपुर का जो क्षेत्रफल है आपका 22,850 वर्ग किलोमीटर। ये 4 बड़े जिले। अब छोटे जिलों की अगर बात कर लो तो सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर, 3034 है ना, 3034 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता आपका दौसा जो कि 3432 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से करना आपको। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या होने वाला आपका है। उडिया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन में विशिष्ट रूप से है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारां में है। तो देखो 45 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी सही है आपका। एक तो ए वाला सही है, एक सी वाला सही है। ठीक है, मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में पड़ती है, बारां में नहीं पड़ती। कहाँ पड़ती है भाई? झालावाड़ में, ये इसलिए गलत हो गया। और 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग नहीं है, माही बेसिन का भाग है। किसका भाग है भाई? माही बेसिन का। इसलिए इसका आपका ए और सी आपका राइट आंसर हो गया है। वैसे राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है उडिया पठार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो देख लेते कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। मानसी और खारी बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उजाड़ और आहू काली सिंध की, ये भी बिल्कुल सही। चाप और जाखम ये माही की, ये भी सही है। मेज और सागे, देखो मेज तो सहायक है चंबल की, लेकिन ये सागे जो है ना ये सहायक नहीं है भाई, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल इसका जो रहा है सागी नदी का संबंध जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ी से है। ठीक है, ये सागी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एक नदी आपकी साबी, एक नदी आपकी सागी। साबी नदी तो जयपुर वाली है और सागी नदी जालोर वाली है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तांबे की खान है कुशलगढ़, सैनपरी, भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखो, ये तांबे की खानें जो पड़ती है ना आपके, ये अलवर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अलवर के अंदर पड़ती है, जिसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। याद रखना, बेहतरीन सवाल है। कुशलगढ़, सैनपरी और भगत का बास, ये अलवर में पड़ता है। अब मैं बात कर लेता हूँ, 48वां क्वेश्चन आपके सामने है। गलत युग्म का चुनाव करना। गिर गाय है, मगरा भेड़ है, शेखावटी बकरी, सूरती ऊँट नहीं है। देखो, सूरती एक भैंस की नस्ल है, आपको याद रखना। सूरती क्या है? एक भैंस की नस्ल है, ठीक, ना कि ऊँट की, ठीक है। और ऊँट तो आपका जैसलमेरी है, बीकानेरी है, गोमट है, ये ऊँट की नस्लें होती है आपकी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चांद्र व्याकरण। ये है ना, इसकी जो रचना हुई थी गुप्त काल में हुई थी। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जहांगीरी महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरे के किले में स्थित है भाई, ठीक है। एक आपका राजस्थान के पुष्कर में, पुष्कर झील के किनारे भी जहांगीर का महल बना हुआ, और इसने किला पूछा है तो फिर आगरे के किले में आपका जहांगीर का महल स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, 66वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल काकोरी कांड, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण से उससे संबंधित था? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है। उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया। उन्होंने लाहौर में प्रकाशित होने वाले ट्यूबिन संपादकीय विभाग में भी काम किया। तो 68 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है भाई। अगला देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरिम सरकार के वे उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे कभी किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध में भारत सरकार को नहीं सौंपता हो। उन्होंने विल्य पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो रियासतों को स्वीकार था। वे गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये सलाहकार नहीं थे, बाकी तीनों बातें सही है, बस जो चौथी है ना, ये सही नहीं है। अब देखो, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? तो इनका जो संबंध था ना आपके बेराट से था। कहाँ से था? बेराट से। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बेराट के बारे में, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो आपको याद रखना, बेराट जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जयपुर में ये सभ्यता। इसका प्राचीन नाम विराट नगर था आपका, और ये बाणगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे, ठीक है। दूसरा, और ये महाजनपद काल की बात कर लो ना, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी भाई। कौन से जनपद की? मत्स्य जनपद की राजधानी थी ये, ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरी, ये लो युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता भाई? लो युगीन, आपको याद रखना, या तांबा नहीं मिला, लो युगीन सभ्यता। सबसे पहले इसका विस्तृत अध्ययन जो किया था ना, 1910 की बात बता रहा हूँ मैं, DR भंडारकर ने किया था। ये मोस्ट टाइम पे सवाल है, यहाँ से सवाल बनेगा आपका। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1936 में किया था। फिर आपके नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962 और 63 में किया था भाई। 1962-63 के अंदर किया था। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है? तो रोहिलिद्दी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरिश्चंद्र, रजिल, नागभट्ट प्रथम, मथनदेव या अनुद्रित पर्सन। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रतिहार शासक था, आपको याद रखना है, गुज्जर प्रतिहार।
कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो कानड़ देव का जो मुख्यमंत्री था ना वो जेता देवड़ा था। कौन था? जेता देवड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? तो राणा सांगा की जो छतरी आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके पड़ती है मांडलगढ़ के अंदर। ठीक है, कालपी में तो इनकी डेथ हुई थी और मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। देखो, मैं आपको दो छतरियों के बारे में और बताता हूँ जो बार बार पूछी जाती है। एक तो 84 खंभों की छतरी, एक 80 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी तो आपकी बूंदी में पड़ती है। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी है। ठीक है, और राजा अनिरुद्ध ने दाबाई देवा गुज्जर की स्मृति में 1683 में इसको बनवाया था। ठीक है, याद रखना। दूसरी 80 खंभों की छतरी, ठीक है, ये अलवर में पड़ती है 1815 में। कब? 1815 में। किसने? बख्तावर सिंह ने बनवाई थी, आपको याद रखना है। क्लियर है? महाराणा बख्तावर सिंह की स्मृति में विनय सिंह ने इसको बनवाया था। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छे क्वेश्चन है वैसे, ये क्रांति से रिलेटेड है आपका। 1857 की क्रांति के में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वे निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? तो 74 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ सिंह का जो ठिकाना था आसोप था भाई। कौन सा था? आसोप। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आगे बाण है। कौन सा? आगे बाण। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो आपके जयनारायण व्यास थे। कहाँ से छपता था? ब्यावर से आपका आगे बाण छपता था। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।